से, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। और सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारी जो स्कीम रहेगी, स्कीम ऑफ दिस लेक्चर विल बी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है जी, आपको सबसे पहले बताया जाएगा, कश्मीर इशू का बैकग्राउंड दिया जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, एंड देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉलोड बाय मेजर इश्यूज रिगार्डिंग कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड देन सम recommendations। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे एंड में, तो इसलिए आप लोग जो है वो परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। चलिए जी, स्क्रीन जो है वो सबको शेयर हो रही होगी जी। अच्छा, अब कश्मीर जो है, इसके हवाले से सबसे पहले हम एक मेजर चीज डिस्कस करते हैं कि एक आपका है आजाद कश्मीर वाला एरिया, एक आपका एरिया आता है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो मैप में जब इस जो है वो एरिया को देखते हैं, तो हमें यहाँ से ये चीज नजर आती है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सारा एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जो एक लैंड लॉक्ड एरिया है। अब लैंड लॉक्ड एरिया से मुराद जो होती है आपकी, यानी कि इसके चारों अतराफ से जो है वो ये लैंड से घिरा हुआ है, इसको कोई वाटर बॉडी जो है वो एज इन सी या ओशन टच नहीं कर रही। ये एक ऐसा एरिया है जो लैंड लॉक्ड एरिया है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है जी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। अब पार्टीशन के बाद, जो आपका 1947 के बाद जो आपका पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद काफी सारे ऐसे इवेंट्स आए थे जिसने इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो दरारें डाल दी थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा इवेंट जो था आपका, वो मसला कश्मीर भी था, जिसको आजकल सब लोग मसला कश्मीर के नाम से जानते हैं, और इसको एक बॉर्न ऑफ कंटेंशन भी कहा जाता है। अब कश्मीर इशू जो है, इस हवाले से एक बहुत ही सिग्निफिकेंस और अहमियत का हामिल है कि इसको एक डेंजरस प्लेस भी कहा जाता है इस अर्थ पर। अब इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आपके, वो तो नगोर्नो कराबाख के भी हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आपका जो है वो यरूशलेम के हवाले से पैलेस्टाइन और इसराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? उसको क्यों इतना डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है? सबसे बेसिक बात जो है वो ये है कि इसके तमाम अतराफ, जो मेजर तीन क्लेमेंट्स थे इसके, चाइना ने तो खैर 62 63 के बाद जो है अपना एक हिस्सा ले लिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर इंडिया और जो आपका पाकिस्तान है, वो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, और कोई आम ऐसे कोई हल्के फुल्के न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज नहीं, बहुत ही पावरफुल वेपन्स रखने वाले ये आपके न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। इसीलिए एक टर्म यूज की जाती है, जॉर्गन्स की अहमियत को आप लोग समझ जो है वो समझिए जी, कैसिस बेलाय फॉर न्यूक्लियर वॉरफेयर कश्मीर को कहा जाता है। इसकी सिंपल वजह यह है कि ये न्यूक्लियर आर्म जो कंट्रीज हैं, उसके जो है अतराफ जो है उसके, और यही वही इसके जो है क्लेमेंट्स हैं। इसीलिए ये एक बहुत डेंजरस एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो है वो जो बॉर्डर शेयरिंग है जी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है वो होती है, और ये तीनों आपके जो है मेजर जो है क्लेमेंट्स भी थे शुरुआत में, और न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज भी थे। अब दूसरी सिग्निफिकेंस जो आती है आपकी इस जो है कश्मीर के हवाले से, वो आती है आपकी पानियों के हवाले से जी। अब पाकिस्तान बेचारा वैसे ही सिंध जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के जो है बाद जो है पानियों से अपना हाथ धो बैठा था, लेकिन इंडस वाटर जो है ये आपका बेसिकली सारा फ्लो करता है आपका कश्मीर वाली एरिया से। इसीलिए भी ये बहुत एक क्रूशियल टेरिटरी है पाकिस्तान और इंडिया के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, आप थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी में आपको दिखा दूं, तो इसमें ये हमने लैंड लॉक वाली चीज को जिक्र किया जी, और ये थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड किस्म का चीज है जी। तो इंट्रोडक्शन जब आप अपना प्लेस करेंगे, जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप सारा बताते हैं कश्मीर के हवाले से कि भाई कश्मीर क्या है, उसकी ज्योग्राफी आप बताएंगे, और साथ ही साथ आप मेजर ये बताएंगे कि उसकी कितनी जो है वो एरिया है, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आपकी एक चीज जो है वो मेजर हमने जिक्र कर ली कि इंडस वाटर जो है आपका, इंडस वो क्रूशल बहुत रिवर है जो यहाँ से फ्लो करता है। उसके बाद इसकी जो है
आप माउंटेनियस रेंजेस, जो आपकी हिमालय माउंटेनियस रेंज है, उसके 3 बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो यहाँ से फ्लो करते हैं। आप ये देखिए जी, बहुत ही प्यारी सीनरी है। और इसको एक चीज भी जो है वो ईस्ट का जो है वो स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेटेजिक इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह है कि इसके पास पहाड़ हैं, एरियाज बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ वाटर के हवाले से भी इसकी बहुत जो है वो सिग्निफिकेंस है। ये थोड़ी सीनरीज देख लीजिए जी, इससे आपको अंदाजा होगा कितने प्यारे प्यारे इसके जो है वो माउंटेनियस रेंजेस आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जी, ये सीनरीज मैंने आपके लिए इसीलिए कंपाइल की ताकि आपको थोड़ा सा एक एक विजुअली चीज समझ आ जाए कि कैसे जो है आपके लिए कश्मीर इशू जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, उसके बाद इसकी एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर की मिलाकर अगर देखा जाए तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर इसकी मेजर जो है वो सारी एरिया बनती है जी स्क्वायर किलोमीटर में। और मेजर इसके क्लेमेंट्स जो बनते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना थे। लेकिन 1962 में जी आपका इंडो साइनो वॉर में चाइना ने अक्साई चिन वाला जो ये एरिया है, ये जो है टेक ओवर कर लिया था, इंडिया से ले लिया था। एंड देन 63 में ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान ने चाइना के हक में गिव अप कर दिया था। और इसीलिए फिर अयूब खान के लिए ये भी कहा जाता है कि उसने ये जो है वो एरिया गिव अप करके एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड जो है वो अपने लिए एक बना लिया जी। ये तब से जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो चलती हुई आ रही है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये आज आप जितने भी हम लोग मुश्किल में होते हैं, चाइना जो है हर वक्त आगे आ जाता है हेल्प करने के लिए। तो ये उसका मेजर रीजन था कि 63 में ये जो एरिया था ये पाकिस्तान ने अंडर अयूब खान ये गिव अप कर दिया था ये एरिया। ये सीरीज आपको दिखा दी। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन के क्या जो है कश्मीर है, कहाँ इसकी जोग्राफिया है, और क्या क्या मेजर एरियाज और कौन से क्लेमेंट्स थे इसके। अब उसके बाद बेसिक जो है मसला कश्मीर को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में आप जितनी हिस्ट्री लेकर आए उतनी कम होती है। और ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक सब्जेक्टिव डिबेट्स भी इसमें आ जाती हैं। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कश्मीर डिस्प्यूट को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो सारा बेसिक जो मसला है वो लाए ही इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करता है। अब वो कैसे, वो हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। तो ये चीज जो सारा मसला था वो स्टार्ट हुआ बेसिकली 1846 से। अब 1846 जो थी उसमें हुई थी आपकी एंग्लो सिख वॉर, यानी अंग्रेजों की और सिखों की जो है वॉर हुई थी। अब थोड़ा सा अगर इससे पीछे अगर मैं आपको बता दूं तो कश्मीर जो है इनसे पहले जो है वो अफगानी दुरानियों के हाथ में था, सिखों के पहले। और अफगानी दुरानियों से पहले भी मुगलों के पास था। अब ये सारी हुकूमत मुसलमानों की चलती हुई आ रही थी। तो बेसिकली सारे इस एरिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, अगर तकरीबन 200 साल तक उनकी हुकूमत रही, मुसलमानों की 150 या 200 साल के दरमियान, तो तमाम के तमाम जो आपकी जो पॉपुलेशन थी उसमें मेजॉरिटी आपकी मुसलमानों की आ गई। एंड देन उसके बाद भी आपके दुरानी आ गए। और दुरानियों के बाद भी तकरीबन 1819 में, या 1809 या 1819 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें फिर सिखों ने आकर कॉन्कर कर लिया। एंड देन दे कुड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 1846 अंटिल द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब एंग्लो सिख वॉर जो फर्स्ट हुई थी उसमें अंग्रेजों ने सिखों को शिकस्त देकर इस पर जो है वो पंजाब की एनेक्सेशन के बाद कश्मीर वैली को जो है उन्होंने फिर बेचने का फैसला किया। अब उसकी वजह क्या थी, उन्होंने क्यों बेचा अंडर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जी? उसकी वजह ये थी कि इनके पास जो है पैसों की कमी आ गई थी। अब इनके पास भारी लॉसेस हुए थे, क्योंकि ये कॉलोनियल एरा में थे। ये चाहते थे कि हम अपनी जो है वो जो है तख्त को भी कंसोलिडेट रखें, और क्वीन को भी जो है वो सेटिस्फाइड और कंटेंटेड रखें, ताकि हमारी कॉलोनियल जो है वो कॉलोनियल एरियाज हैं वो भी जो है वो पुख्ता रहें, वो भी हमारे हाथ से ना जाए। अब इसी वजह से फिर इनको पैसों की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेजर बैकग्राउंड इसका यही है। वरना फिर ये क्यों सेल करते कश्मीर जैसी एरिया को? अच्छा, फिर इन्होंने गुलाब सिंह को तकरीबन 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख उनकी कोई एक करेंसी है, वो नाम आप लोग देख लीजिएगा जी, उस उतने पैसों में इन्होंने फिर गुलाब सिंह को जो है वो सेल कर दिया था।
अब गुलाब सिंह के बाद ये सारी हिस्ट्री बीच में चलती हुई आती है। मीनवाइल यहाँ पर जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल और सर सैयद अहमद खान वाले ये सारी चीजें यहाँ से साथ ही साथ चलती हुई आ रही हैं। जो है वो आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड देन लखनऊ पैक, ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर जब यहाँ पर इलाहाबाद एड्रेस और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो वहां पर एजिटेशन स्टार्ट हो गई अगेंस्ट हरी सिंह। अब हरी सिंह जो था वो बहुत ही एक जालिम जो है वो किस्म का हुक्मरान था। तो मुसलमानों ने उस वक्त उसके अगेंस्ट एजिटेशन स्टार्ट की, बगावत स्टार्ट की, ताकि वो जो है वो आज़ाद हो सके। अब जाहिर सी बात है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी की आवाज़ें, आज़ादी की सदाएं जो हैं वो तो बुलंद हो चुकी थी 1857 के बाद। तो ये कैसे हो सकता था कि जो कश्मीर है वहां पर आज़ादी की सदाएं जो है वो बुलंद ना हो? जाहिर सी बात है, मुस्लिम मेजॉरिटी एक एरिया है और रूलर आपका जब हिंदू होगा तो ये आवाजें, ये सदाएं तो बुलंद होगी। जिस तरह यहाँ पर आपके जो है अगर देखा जाए कलेक्टिवली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हिंदू और मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे और रूलर आपके अंग्रेज एक जो है वो दूसरी यूं कह लें चमड़ी का आया हुआ यहाँ पर। तो लोगों को इस बात पे एतराज था, इसीलिए फिर उन्होंने आजादी की सदाएं जो है वो बुलंद की। सिमिलरली कश्मीर में भी यही चीज शुरू हो गई। खैर, वो तो आजादी जो है वो ले नहीं पाए, लेकिन एक हिस्सा जो है आपका इवेंचुअली, जिसको आप आजकल जीबी के नाम से जानते हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान, वहां के लोगों ने फिर काफी कोशिशों के बाद आजादी ले ली जी, फिर हरी सिंह से। एंड देन वो अलहदा हो गए हरी सिंह से। यानी कि कश्मीर जो आपका प्रिंसली स्टेट था जी। ये अगर यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, ये प्रिंसली स्टेट वाले एरिया में तो जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका पहले सारा ये वाला एरिया था। अब अगर आप आजकल के मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ तक आपका जीबी आ जाता है जी। कर्सर को फॉलो कीजिएगा तब चीज आपको समझ आएगी, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए, इस इशू को समझने के लिए थोड़ा सा मैप को समझना भी लाजमी होता है। एंड देन अगेन दिस इज पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में मैप की सिग्निफिकेंस ये बहुत जरूरी होती है। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द पेपर ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, तो मैप्स को याद करने की जो है वो कोशिश किया करें। अच्छा जी, तो ये सारा एरिया जो है आपका जी, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया पहले सारा कलेक्टिव होता था, लेकिन एजिटेशन के बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने अचीव किया। वो फिर उन्होंने जीबी वाला जो पोर्शन है वो उन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा, फिर आपका साल आ जाता है 1946। अब 1946 में शेख अब्दुल्ला साहब थे, ये बहुत बड़े लीडर थे जी कश्मीरी। आगे जाके ये प्राइम मिनिस्टर भी बने एंड देन चीफ मिनिस्टर बने, और फिर इवेंचुअली इनके साथ बहुत जुल्म हो गया था। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की कि हरी सिंह को जो है वो निकाला जाए। अब ये जो सेंटिमेंट्स थे ये क्यों इनके दिलों में जो है वो उभरना शुरू हो गए? अब उसकी वजह ये थी कि हरी सिंह जो था वो बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था और मुसलमानों के लिए ये बहुत टफ टाइम पैदा कर रहा। अब ये चीजें, ये सारा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है और बातें क्या शुरू हो रही हैं कि एक्सेशन टुवर्ड्स इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब ये पहले से ही एक जो है वो जालिम किस्म का हुक्मरान, ऊपर से अगर इनकी एक्सेशन जो है इंडिया की तरफ हो गई तो फिर मुसलमान बेचारों का क्या होगा? तो इसीलिए फिर शेख अब्दुल्ला साहब उठे। इनकी जद्दोजहद जो है वो 30s से शुरू हो गई थी एंड देन थोड़ी सी पॉपुलैरिटी इनको 40s में आकर मिली और फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन ज्यादा जो है वो ये कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, उसके बाद जो है एक आपका आया होगा, अगर आपने जो है वो जनरल इस बात पे जो है वो गो थ्रू किया हो कभी, तो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाली चीज सुनी होगी थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि उस वक्त जो था तकरीबन 565 जो थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इनके लिए एक चीज जो है वो अनाउंस की गई। जब आपका बाउंड्री कमीशन बैठी थी, जब ये सारी चीजें बैठी थी आपकी, तो उसमें ये चीजें बताई गई, ये चीजें अनाउंस की गई कि ये जो आपके सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको एक्सेशन के हवाले से कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। अब उनमें कुछ चीजें आपकी मेजर आती थी। एक तो ज्योग्राफिकल एरिया भी आता था, जैसे कि आपका हैदराबाद यहाँ पर लाया करता है जी बीच में, जूनागढ़ आपका यहाँ पर लाया करता है। कश्मीर जो है आपका ऐसी जगह पर है जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अच्छा खासा बॉर्डर का एरिया लगता है। अब चीजें क्या हुई जी, मेजरली हुआ मसला क्या कि जब आपका कश्मीर का जो लीडर था, कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था।
पॉपुलेशन जो है वहां की थी मुस्लिम। अब उसके बाद मसला ये आया कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के जो आपके महाराजा थे वो थे मुसलमान, और पॉपुलेशन थी आपकी मेजर, जो मेजॉरिटी में वो हिंदू। अब ये चीजें फिर उन्होंने गौर नहीं की, और इन दोनों जो है वो इन रियासतों को सब्जेक्ट टू मिलिटराइजेशन बना दिया गया, और जबरदस्ती फिर इनसे प्लेबिसाइड करवाकर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाकर इंडिया ने अपनी तरफ जो है वो शामिल करवा दिया इन दी यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी। अच्छा, ये सारी चीजें फिर बिल्डअप हो रही थी वहां पर, क्योंकि सारी हिस्ट्री है, ये सारी चीजें वहां पर बिल्डअप हो रही थी, और साइमल्टेनियसली कश्मीरियों को यही चीजें सुनाई भी दे रही थी कि यार वहां पर तो इस तरह जो है वो काम होता है। और इवन इंडिपेंडेंस के बाद, मजे की बात मैं आपको बताता चलूं, जब इंडिपेंडेंस जो है आपकी हो गई थी प्रॉपर 14 अगस्त और 15 अगस्त को, तो कश्मीर की एरिया में, अच्छी खासी एरिया में, तकरीबन हाफ ऑफ द कश्मीर तक पाकिस्तान के झंडे जो है वो लहरा दिए गए थे। लेकिन फिर महाराजा हरि सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। उसमें इसने ये कहा था कि मैं ना तो इंडिया की तरफ जाऊंगा, ना फिलहाल पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट फिलहाल रहता हूं जब तक प्लेबिसाइट वाला जो है मामला हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के जब चीजें अनाउंस की गई, तो इसका एक वजीर आजम था, महाराजा हरि सिंह था, जो है वो राम किस समथिंग उसका नाम था जी। उसने भी इसी चीज को फॉलो किया, उसने भी एग्री किया कि ये चीज ठीक है, ये चीज बेहतर है। अच्छा, जब उसका जो है वो इसने जो है वो इस डिसीजन की तरफ जब देखा कि ये बहुत ही राजी है इस डिसीजन की तरफ, तो महाराजा हरि सिंह ने उसको भी पोस्ट से रिमूव कर दिया। अब जब उसको पोस्ट से रिमूव कर दिया, तो ये एक सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप हो गए, लोगों में पता लग गया कि ये अब जो है इंडिया की तरफ एक्सीड करेगा। इसीलिए फिर आपके NWFP और ये यहाँ के सारे लोकल ट्राइब्समैन जो है वो वहां पर जो है चले गए, और एक किस्म की जो है उन्होंने रेबेलियन किस्म जो है वो अनाउंस कर दिया, ताकि कश्मीर जो है वो गिव अप ना हो इंडिया की तरफ। अब उसके बाद क्या मसला दरपेश आया कि हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प ले ली। अब वो अब यही चाहता था, उसके दिल में यही था कि इंडिया के साथ जो है उसने इल्हाक करना है, पाकिस्तान के साथ वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन मेजॉरिटी जो मुस्लिम था सारा रीजन, वो तो यही चाहते थे कि जो है वो हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाएं, लेकिन रूलर ये नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने इंडिया से हेल्प ले ली। अब इंडिया का गवर्नर जनरल जो था आपका, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अब पाकिस्तान का जनरल ग्रेसी जो था, एक जो है हमारे जो लीडर थे उस वक्त, गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि अपनी फौजों को आप भेजें और हमारी हेल्प करें। तो उसने कहा कि मैं अपनी फौजों को अगेंस्ट ब्रिटिश नहीं लड़वा सकता, क्योंकि उस वक्त बेसिकली जो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बैटन, ये भी ब्रिटिश ही था, तो इसीलिए उसने मना कर दिया। तो फिर लोकल ट्राइब्समैन सारे आपके लड़ाका रेबल्स ये चले गए वहां पर फाइट करने, ताकि कुछ एरिया जितनी भी वो ले सकें और रोक सकें कश्मीर की जो है वो एक्सेशन को टुवर्ड्स इंडिया। अब ये तो फिर नाकाम हो गई चीज, क्योंकि इनके पास, पाकिस्तानियों के पास कोई खास हथियार भी नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे ताकि वो लड़ सकें। हुआ यूं कि फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि जब स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी रीजन में, फिलहाल तो कश्मीर खैर इंडिया ने जो है फिर इंडियन यूनियन जो है उसने कब्जा कर दिया, लेकिन उसके बाद गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ये कहा कि जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो कश्मीरीज का फेट जो है इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड बेसिकली होता है आपका विल ऑफ द पीपल। ये एक किस्म का रेफरेंडम ही होता है जो उस जमाने में अनाउंस किया गया था, ताकि लोगों की विल के हिसाब से जो है वो एक किस्म की एक्सेशन जो है वो की जाए कि किस कंट्री की तरफ उन्होंने जो है वो जाना है। ये सारी जो है वो जो है वो मैप है जी, ये आपका पाकिस्तान, ये जो कश्मीर का एरिया मैंने आपके साथ जिक्र किया कि ये पहले कश्मीर था, फिर ये GB बन गया आपका। अच्छा, इसमें फिर एक चीज आती है जी आपकी कि ये ज्योग्राफिकल भी देख लें जी, बहुत मसला था कि यहाँ पर हैदराबाद कितना दूर है पाकिस्तान से। अगेन बंगाल को संभालना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि जब फिर बाद में वॉर हुई थी, तो फिर वॉर के लिए जब आपके सोल्जर्स फंस गए थे, तो उसकी वजह ही यही थी बेसिकली कि वो बहुत दूर थे, उनको एड भेजने के लिए भी एक बहुत जो है वो टाइम दरकार था। इसीलिए भी
वो जंग हार गए थे हम लोग। और सिमिलरली हैदराबाद के लिए भी यही मसला दरपेश आ रहा था कि ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक मुल्क को चलाने के लिए आपके लिए एक ज्योग्राफी आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें फिर एक किस्म का आप समझ लें कि ऑब्स्टिकल जो है वो बन रही थी। उसके बाद जी इंडिया 1 जनवरी को जो है यूनाइटेड नेशंस चला गया, और जो है उसने अर्जी अपनी रखी वहां पर कोर्ट में कि हमारा जो ये मसला कश्मीर है इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा जी, इंडिया खुद गया था मसला कश्मीर की जो है उसकी जो है वो हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन में, इन्वोकिंग दी आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या होता है जी आपका, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 34 में मेंशन डिस्प्यूट्स हैं, उस किस्म के नेचर के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सारे आपके जो है वो आप हल कराने के लिए यूनाइटेड नेशन के पास जा सकते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसको तस्लीम करते हैं। अच्छा, इंडिया गया उसके पास, तो फिर ये भी क्लेम उसका जो है वो एक मल्टा लेटरल जो है क्लेम क्लेम जो है इसका इंडिया के हिसाब से आ जाता है कि इंडिया ने ही यूनाइटेड नेशन को घसीटा, और थर्ड पार्टी जो है मीडिएटर वाला रोल यूनाइटेड नेशन को कहा कि आप लोग प्ले करें। अब ये डिबेट फिर बन जाती है मल्टीलैटरल। अब मल्टीलैटरल क्या चीज होती है, एक इशू ऐसा होता है कि जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो मीडिएटर होता है। अब वो मीडिएटर आप दोनों के दरमियान एक सुलह करवाने का काम या ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है उस पर आप दोनों को रजामंद करता है ताकि आपका मसला सॉल्व हो जाए। तो यही चीज फिर यूनाइटेड नेशन के हवाले से फिर इंडिया ने की। एंड देन इन अप्रैल 1949 यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास की। उस रेजोल्यूशन जो है 47 में यही चीज कहा गया कि यूनाइटेड नेशन एक प्लेबिसाइट होल्ड करवाएगी जी। अब प्लेबिसाइट से क्या होगा कि आपका विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग जो है इस कश्मीर के जो है फेट वो डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि सिमिलर मसला आपके साथ मैंने जिक्र किया कि जूनागढ़ और हैदराबाद में आ रहा था कि वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, लेकिन वहां पर जो रूलर थे वो बेसिकली मुसलमान थे। अब वो चूंकि मुसलमान थे तो वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए, और ज्योग्राफी का अलग मसला आया। तो इंडिया ने फिर जबरदस्ती मिलिटराइजेशन करवा के अपनी तरफ उन्होंने एक्सीड करवा दिया। तो ये सारा सिनेरियो इसके उलट फिर कश्मीर में था। तो फिर जब वहां पर आपकी पॉपुलेशन मुसलमान मेजॉरिटी में है तो वो क्यों ना पाकिस्तान के पास आए। लेकिन वही बात है कि इंडिया जो है आप यूं कह लें कि फेवरेट था अंग्रेजों का, और फिर इसीलिए उन्होंने ये सारा एक अटूट अंग के नाम से एक मसला, या फिर आप शहर के नाम से मसला आपका बॉर्न ऑफ कंटेंशन कंटेंशन जो है कश्मीर को बना दिया। अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन पास की जिसमें प्लेबिसाइट का जिक्र किया गया जी, ताकि आपका जो है मसला जो है विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाए। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सॉरी डिटर्मिनेंस जो है वो उनको दिया जाए, इख्तियार दिया जाए। एंड देन जो जंग चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कश्मीर वॉर जो चल रही थी आपकी 47 के 22 अक्टूबर से गालिबन जो स्टार्ट हुई थी, उसका सीज फायर हो जाए। अब ये सारी चीज जो है कराची एग्रीमेंट के तहत जो है इंडिया ने भी तस्लीम कर ली, पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर ली। अब दोनों ने कश्मीर इशू को जी मल्टीलैटरल करार दे दिया। यानी कि ये जो मसला है ना अब बायलैटरल है ना यूनिलैटरल है। मल्टीलैटरल का मकसद जी ये इंटरनेशनल मसला ये थर्ड पार्टी मीडिएटर के थ्रू आपका हल किया जाएगा, और यही सारा जो है आगे जाके आपके जो क्लेम्स हैं वो फिर बोगस करार दिए जाते हैं, जो यूनिलैटरली इंडिया ने आपका आर्टिकल 370 जो है आपका वो रिवोक किया था। उस पर भी हम आते हैं जी, वो भी चीज जो है वो हम जिक्र करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो है 1949 में जी फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया, और ये 3370 जो आपका आर्टिकल है उसके तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जी, ताकि उसकी जो है वो ऑटोनोमस एक किस्म का रीजन बन जाए, उसकी सेल्फ गवर्नेंस जो है वो उसका हक दिया जाए। क्योंकि शुरुआत में जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो जरा डिफरेंट ख्यालात की थी। बाद में जब वो आते गए तो वो फिर डिफरेंट ख्यालात के बनते गए। शुरुआत वाले लोग शायद शायद कहीं पर किताबों में के अजीज की मर्डर ऑफ हिस्ट्री, या वो क्रिस्टोफर लैनपूल की जो किताब है उसमें ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इस चीज का अंदाजा होगा कि आपकी जो शुरुआत वाली गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो ये चाहती थी थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका नेहरू था, वो ये चाहते थे कि
कश्मीर का मसला सॉल्व हो। लेकिन बाद में आने वाले जो आपके थे सारे इंडियन गवर्नमेंट्स, उन्होंने ये कहा कि बस सारा ही हम कश्मीर हड़प लें, एंड देन या तो फिर हमारा है या फिर किसी का नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने स्पेशल स्टेटस जो है वो इसको दे दिया, एंड देन 51 में फिर उन्होंने इलेक्शंस जो है वहां पर रखी। बट इलेक्शंस का मसला ये आया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये आपके पास इख्तियार नहीं है, ये प्लेबिसाइड जो है। अच्छा, ये एक चीज इन्होंने इस तरह कही कि इन्होंने इसलिए एक नैरेटिव ये डेवलप किया कि ये डेमोक्रेटिक हक जो है हम कश्मीरियों को दे रहे हैं, और उन्होंने फिर हमारी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि उनका टर्न आउट, वोटर टर्न आउट दिखाकर फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा वोटर टर्न आउट भी आया है, ये हमने इलेक्शन भी करवाई है, ये हमारी डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड आ रहे हैं। अब यहाँ से जो है इंडियन गवर्नमेंट्स की जो है आप देखेंगे कि इनकी जो करतूत है वो जरा बदल रहे हैं। वो किस तरह के, पहले उन्होंने सारी जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया जी, यूएन के पास गए, मीडिएटर वाली चीजें कहीं, बाद में आकर उन्होंने इलेक्शन करवाई और कहने लगे कि भाई अब यहाँ पर जो है ये डेमोक्रेसी को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करें कश्मीरी लोग। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं होता आपका। बेसिकली एक आपका यूएन मीडिएटेड ही प्लेबिसाइड होगा, जिसके लिए आपका सर ओवन डिक्सन भी आए थे जी 1950 में। उन्होंने भी अपना प्लान दिया था कि भाई जो बॉर्डर जो एरियाज हैं आपके, उनकी डिमिलिटराइजेशन हो, पाकिस्तान अपने मिलिट्री वाले एरियाज वापस ले लें, और फिर जो लोकल ट्राइब्समैन हैं, लोकल जिरगा सिस्टम, उनको जो है वो इख्तियार दिया जाए। अब सर ओवन डिक्सन का जो प्लान था वो बहुत अच्छा था। उसमें ये था कि एक ऑटोनोमस किस्म का जो है वो इख्तियार कश्मीरियों को दिया जा रहा था। लेकिन इंडिया ने फिर इस पर कहा कि भाई इस तरह तो हमारा जो है एक किस्म का इख्तियार वो जो है वो इस कश्मीर पर कमजोर हो जाएगा। अगर हमने डिमिलिटराइजेशन वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया और लोकल जो वहां के लॉर्ड्स हैं, लोकल ट्राइब्स को अगर इख्तियार दिलवा दिया, तो फिर हम कैसे कब्जा कर पाएंगे कश्मीर पर। तो इसीलिए सर ओवन डिक्सन का जो प्लान था जी, उसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था 1950 में। सर ओवन डिक्सन जी आपके आए थे। ये यहाँ पर पॉइंट लिखना मैं यहाँ पर भूल गया, ये मुझे एक बात याद आ गई, आप लोगों के कंजप्शन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास नोट पैड और पेन वगैरह है तो ये नोट कर लीजिएगा जी, सर ओवन डिक्सन वाला प्लान, और फिर उसको थोरली आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के हवाले से ये बहुत जरूरी है आपके लिए, एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जी। अच्छा, उसके बाद जी 56 में जी उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन यूनियन का एक इंटेग्रल पार्ट जो है वो करार दे दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो इंडिया जो है आ रहा है अपने कश्मीर को जो है वो कब्जे में करने के लिए। आपने देख लिया जी 49 तक, सॉरी जी, आपने देख लिया जी 49 और 50 तक जो है इंडिया डिफरेंट था। बाद में फिर देखिए जी चीजें जो है वो बदलती है। अब इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स भी हैं। अगर आप लोग थोड़े से गौर कीजिए कि भाई वहां से चाइना का राइज स्टार्ट हो रहा है, और फिर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती थोड़ी सी बढ़ती है, स्टार्ट होती है, तो इंडिया टफ टाइम देने के लिए फिर जो है वो क्लेम्स जो है अपने विथड्रॉ नहीं करता। तो ये काफी सारी चीजें आए, काफी सारी डिबेट्स हैं। लेकिन जब यहाँ पर जिक्र किया जाएगा इन इन चीजों का, तो हमें एक जो है वो सिंपल डोमेन में रहकर, एग्जाम ओरिएंटेड रहकर आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि भाई इंडिया की जो सारी बातें हैं वो पहले डिफरेंट थी, बाद में डिफरेंट आती गई, और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया कश्मीर पर काबिज होने के लिए ये सारे जो है वो मामलात करना शुरू हो गया कि भाई पहले इलेक्शंस करवाया, उसको प्लेबिसाइड का कहा, कि फिर बाहर ये दिखाया गया कि कश्मीरी लोग जो है हमारी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं। लेकिन यूएन ने फिर वहां पर कहा कि इस तरह नहीं होता, एंड देन इन 56 उन्होंने फिर कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट जो है वो करार दे दिया। ये सारी बातें चलती हुई आ रही है। मीन वाइल 48 से 53 तक शेख अब्दुल्ला जो है आपके वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन फिर उनको जो है वो उतार दिया गया। और फिर जब कश्मीर को अपना सूबा उन्होंने बना जो है वो एक यूनियन टेरिटरी का वो कर दिया जी 56 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो उसमें फिर उस बेचारे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसके साथ भी खैर फिर बहुत सारी चीजें चलती गई। वो आप लोग अपनी जो है वो जाती हिस्ट्री कंजम्पशन के लिए पढ़ लीजिएगा। मेजर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो ये हैं कि 71 में जब आपका, अब ये इवेंट जरा मेजर है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती आपकी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी आ जाती है। इवन तो आप लोग ये गलती एज एन वर्ड जो है वो मेंशन नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको अपना नैरेटिव स्ट्रांग रखना है जी एग्जाम के हवाले से। और कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बात याद रखिए जी, कभी भी एग्जाम में आपने
अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाना। ठीक है जी, इसीलिए ये चीज मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी कि भाई जब ढाका का फॉल हुआ, उसके भी अगेन काफी वजूहात हैं। जिस तरह ये देखिए जी कि बंगाल कहाँ पर जी आपका, और पंजाब और पाकिस्तान कहाँ पर जी आपका, ये एरिया वाइज बहुत डिफरेंस आ रहा है। एंड देन फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत मसले मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल, सेल्फ डिटर्मिनेशन के मसाइल वहां पर भी दरपेश आ रहे थे। तो खैर वो फिर एक किस्म से रूल नहीं कर पाए, तो फिर उसका फॉल हो गया जी। अब मेजर मसला क्या आया कि जब जो है हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां पर फंस गए, तकरीबन 90 या 91,000 का फिगर आता है जी। तो उसके लिए, उसको छुड़ाने के लिए फिर भुट्टो साहब ने एक एग्रीमेंट किया, जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया थी उस वक्त आपकी इंदिरा गांधी, उसके साथ एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट में गए ताकि वो सोल्जर्स आपके जो है वो छुड़वा सकें। और अगेन ये इंडियन जो है वो फोर्सेस की डिसाइसिव विक्ट्री थी, क्योंकि उन्होंने आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, देखा जाए तो अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाए तो अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने वो इस्तेमाल की, और फिर पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा। खैर 72 में फिर जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ कि भाई दोनों कंट्रीज ने ये जो है इस जो है वो पॉइंट पर आए कि आपका एलओसी से जो सोल्जर्स हैं वो 1 महीने के अंदर रिमूव किए जाएंगे। सीज फायर की बात भी की गई कि भाई अब जो है वो सीज फायर कहा जाएगा, एंड देन लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी जो है इसको नाम दे दिया गया, पहले इसका नाम सीज फायर लाइन था। तो ये सारी चीजें फिर आपकी होने लगी। उसके बाद जो आपका मेजर जो कश्मीर इशू है, वो फिर इन्होंने यहाँ पर ड्रैग किया। अब हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट, जो आपके इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा कि भाई अब आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि ये जो आपका कश्मीर इशू है ये बायलैटरल इशू है, और ये थर्ड पार्टी के जो है वो मीडिएटर के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, हिमाकत हो गई एक किस्म की। पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि भाई ठीक है, आपने कहा है हमारे सोल्जर्स जो हमें छुड़वाने हैं और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर करनी है, उन्होंने फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर ये सारा मसला जो है वो फिर आज भी जब यूनाइटेड नेशन में जाता है तो इंडिया यही क्लेम करता है कि शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने ये खुद ही जो है वो साइन किया था कि भाई ये जो मसला कश्मीर है आपका, ये अब बायलैटरल है। 1972 के बाद ये मल्टीलैटरल नहीं है, ये इंटरनेशनल नौयत का मसला नहीं है, ये हम दोनों के बीच में ही सॉल्व होगा। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में ये कहता है कि भाई कराची एग्रीमेंट में यूएन मीडिएशन जो टीम आई थी, आपने उसके साथ बैठकर 49 में साइन यही किया था कि ये मल्टीलैटरल है, और आप खुद ही जो है वो गए थे जनवरी में 48 में यूएन के पास। तो खैर इन दोनों पर फिर ये कंट्रीज जो है वो एक पेज पर नहीं आते। लेकिन फिर ये मसला जो है खत्म नहीं हुआ, अगेन सॉल्व नहीं हो पाया। एंड देन सियाचिन वॉर 85 एंड कारगिल में ये सारे इश्यूज एग्रावेट होते रहे। कभी वहां से जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, कभी हमारी तरफ से जो है वो उन्होंने वो कभी कभार अंदर चले जाते उनकी एरियाज में। तो ये मसले मसाइल जो है वो कंटिन्यूसली चलते हुए आ रहे थे। फिर हुआ क्या कि 2014 में जो मेजर आपकी चीज आई कि भाई 2014 में जो है इन्होंने फिर से जो है वहां पर इलेक्शन करवाया, ये दिखाने के लिए कि भाई अब कश्मीरी लोग हमारे साथ राजी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक चीज जो है वो डेवलप करना शुरुआत से यही चाहिए कि वो डेमोक्रेटिकली दिखाएं कि भाई कश्मीरी हमसे जो है वो राजी है। अच्छा, उस हिसाब से फिर वोटर टर्नआउट जो है आपका 65%, और ये बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट है, जाहिर सी बात है। तो इंडिया ने ये चीज शो करना चाहिए कि भाई कश्मीरी लोगों ने हमारी डेमोक्रेसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि चीजें जो है वो जरा डिफरेंट हैं। एंड देन मेजर जो चीज आती है आपकी, जो मेजर जो है एक जो इस मसले को पाकिस्तान से स्पॉटलाइट को जो है वो जरा हटाती है, वो ये चीज कि पहले पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता था कि आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर टेररिज्म करवाने के, आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर एक सेंटिमेंट्स उभारने के कि आप लोग रिपेलियन करें, आप लोग इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो चढ़ाई करें। जब बुरहान वानी का जो है वो डेथ हो गई, तो फिर ये सारी चीज जो है वो सामने आ गई कि ये जो मूवमेंट्स वहां पर चलती हैं वो यूथ लेड वहां के इंडिजीनियस मूवमेंट्स है, कि वहां के लोग जो हैं वो खुद ही एजिटेशन करना चाह रहे हैं इंडियन के अगेंस्ट, ना कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अब ये सारी चीजें फिर
इन्होंने शो कर दिया थोड़ा सा पाकिस्तान का मासूम करेक्टर, कि भाई पाकिस्तान वाकई में इसका जो है वो यूं समझ लें कि कल्प्रिट नहीं है वहां पर प्रॉक्सीज करवाने का और इन सारी चीजों करवाने का। फिर मेजर इशू जो है वहां पर आपका 2019 के बाद आता है, वो फिर हम आगे आकर इस मेजर इश्यूज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया एंड देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि कैसे इस ये मसला कश्मीर जो है वो डेवलप हुआ, क्या क्या मेजर गलतियां इंडिया की थी और पाकिस्तान की थी, और इसी तरह कहाँ कहाँ पर आपके जो है वो लूप होल्स जो है वो दोनों कंट्रीज के हवाले से क्लियर होने चाहिए या आकाश हुए होते। अच्छा, और 2001 में भी एक जो है इनकी मीटिंग हुई थी मुशर्रफ की और उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी इस चीज का हम आगे जाके उसमें डिस्कस करेंगे जी। वो भी सारा इसके एक किस्म की हिस्ट्री में भी आता है और रिकमेंडेशन में भी आता है। अब मेजर इश्यूज क्या है, क्योंकि आंसर में जब आप डिस्कस करेंगे तो इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, फिर जो मेजर पॉइंट्स आते हैं आपके भाई इश्यूज क्या है, कैसे कैसे जो है कश्मीर जो है कॉन्फ्लिक्ट में इश्यूज दरपेश आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, वो 48 हो, सॉरी 49, 38, 39, 1142, जो भी रेजोल्यूशंस है जिनमें प्लेबिसाइड का जिक्र है या जिनमें यूएन की मीडिएशन का जिक्र है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके हवाले से बहुत मसला आता है कि भाई ये जो इसकी रेजोल्यूशंस तो करार दे दी गई, पास हो गई, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। पाकिस्तान जो है जब करने की कोशिश करता है तो इंडिया आड़े आ जाता है, और जब इंडिया कुछ कहता है तो पाकिस्तान फिर उस पर वो कहता है। अब एक तो मेजर मसला ये है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ रहा है, जो रेजोल्यूशन तो पास हो गए, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब उसके बाद प्लेबिसाइड की, चलो उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी, ठीक है जी। अब दूसरा मसला क्या आता है कि जो प्लेबिसाइड है, जो रेफरेंडम है, विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग जो पास करना है, उसमें एरियाज का मसला आ रहा है। एरियाज का मसला किस तरह कि इंडिया जब प्लेबिसाइड की बात करता है तो वो कहता है कि भाई जीबी को भी जो है वो इंक्लूड किया जाए। अब इस बात को आप कनेक्ट कीजिए इस चीज से, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की यहाँ पर, कि कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर जो सारा एरिया है वो बेसिकली ये कलेक्टिव होल था। बाद में जाके जीबी का जो एरिया है वो इससे सेपरेट हुआ था। तो इसीलिए फिर इंडिया कहता है कि भाई अगर आपने प्लेबिसाइड करवाना है तो सारा ओरिजिनल जो आपका एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का उसमें करवाया जाए, और पाकिस्तान इसमें राजी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जरा कम है, डाइवर्जेंस ज्यादा है। अब अगर सारी चीजें हमने इंडिया के उसमें राजी हो गए तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसीलिए पाकिस्तान कहता है कि भाई तो खुद जीबी तो खुद उसने आजादी ली थी कश्मीर से, और वो खुश हुआ था हमारे साथ एक्सीड करने से। और इवन मजे की बात आपको बताऊं मैं, गालिबन अगर आपका किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो आर्टिकल पढ़ने में, तो 2020 के बाद जब इमरान खान जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वालों ने बहुत खुशी का इजहार किया था कि हम एक पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है उसके साथ शामिल होने वाले हैं एज अ प्रोविंस। तो ये सारी चीजें फिर शो करती हैं कि भाई वो तो राजी खुशी हमारे साथ हैं। तो ये चीजें फिर इंडिया आड़े ले आता है कि भाई आप जीबी को जो है वो इसमें इंक्लूड करें। अच्छा, इसी हवाले से फिर दूसरी चीज ये है कि आपका जो आर्टिकल 370 जो है, वो जो रिवोक हुआ था, स्पेशल स्टेटस जो रिवोक हुआ था, वो बेसिकली ये हुआ था कि उन्होंने फिर इंडिया ने लद्दाख को भी इंडियन यूनियन में शामिल करने का वो कह दिया कि भाई जिस तरह जीबी को पाकिस्तान अपने पास शामिल कर चुका है, लद्दाख को तो हम अपने पास शामिल करें, फिर जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो फिर हम जो है बाद में देख लेते हैं। उसके बाद कंडक्ट कौन करेगा आपका, आपका प्लेबिसाइड जो है वो कौन कंडक्ट करेगा। अब यूएन को कंडक्टेंस के हवाले से ये है कि यूएन का जो है आपका मीडिएटर टीम जो है उसको फिर सारी अपनी काफी सारी फोर्स लेकर आनी पड़ेगी यहाँ पर, और उसी फोर्स में फिर जाहिर सी बात है आपके पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। तो फिर क्या यूएन यूएन आ जाए यहाँ पर आपकी जो है वो जो है वो कंडक्ट करवाने। इस पर फिर ये मसला होता है कि इंडिया कहता है कि भाई बायलैटरल है, आपका कोई काम ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि आपने खुद जो है वो मल्टीलैटरल कहा है इसको कराची एग्रीमेंट में। तो इस ये फिर से एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। अच्छा, अब इस पर फिर इंडिया कहता है कि भाई हम करवाएं। तो क्या वो फ्री एंड फेयर आपका प्लेबिसाइड हो सकता है कि इंडिया करवाए, जिस तरह इंडिया ने 51 के इलेक्शंस दिखाए और फिर वोटर टर्नआउट दिखाया, तो ये सारी चीजें दिखाई इंडिया ने,
तो उसमें तो यही दिखा रहा है कि भाई वो सारे जो है इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं कश्मीरी। हालांकि जब आप वहां पर मीडिया को भेजते हैं या बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो वो तो अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं इंडिया के। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड कंडक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला वहां पर आ रहा है। एंड देन ऑप्शंस क्या देने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं शेयर कर दूं आपको कि भाई फॉरेन पॉलिसी वाली बात जो मैंने आपके साथ जिक्र की, कि वो यहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। जिस तरह कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉरेन पॉलिसी। जबकि यहाँ पर जब ऑप्शंस की बात आती है कि भाई तो क्या इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए, क्या इंडिया के पास जाना चाहिए, या क्या पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, या जो मेजोरिटी मुस्लिम या मेजोरिटी नॉन मुस्लिम है वो रिस्पेक्टिवली एक दोनों जो है वो कंट्रीज को दे दिए जाएं। तो इसी हवाले से ऑप्शंस भी कोई जो है वो प्रॉपर तयन नहीं किया गया उनका, और ना ही यूएन ने इस पर कोई खास कमेंट दिया है जी। तो ये सारी चीजें फिर बताता है। इसमें फिर वही अगेन पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या आ जाती है कि इंडिपेंडेंस पर वन ऑफ आइदर दी कंट्रीज जो है वो राजी नहीं हो रहे जी। तो ये भी मसले आ जाते हैं यहाँ पर, ये मेजर इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। एंड देन आपका आर्टिकल 370 जो रिवोक हुआ था, स्पेशल स्टेटस वो जो रिवोक हुआ था कश्मीरियों का बेचारों का, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इससे डेमोग्राफिक्स का जो है वो मसला आ रहा है जी, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन जो है ये मेजर मसला है, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते। कितना कितने टाइम तक जो है उनका लॉकडाउन जो है, आप जो है वो इस बात पर गौर करते होंगे कि कितने लोग बेचारे मर गए थे। और जो है इस लॉकडाउन में किस किस्म के साथ उनके साथ शेलिंग की जाती है, रबर बुलेट्स, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो करने की कोशिश की जाती है कि भाई अब तो वो कश्मीरी जो कश्मीर में इंडियन जो है वो सेटल भी होते हैं, शादी भी कर सकते हैं, लैंड भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनके डेमोग्राफिक्स चेंज करती हैं। अब डेमोग्राफिक्स चेंज करने से नुकसान क्या होगा भाई, इंडियन पॉपुलेशन या नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी, तो आगे जाके इन केस जब आपका प्लेबिसाइड होता भी है, तो जाहिर सी बात है वो अगर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होगी तो वो फिर इंडिया के पास ही जो है वो एक्सीड करना चाहेगी। क्योंकि जब आपकी कश्मीर की आज़ादी थी, जब सॉरी 1940 पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के वक्त कश्मीर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 मिलियन थी। 2001 में कश्मीर की पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट तकरीबन एक या सवा एक करोड़ के दरमियान थी। लास्ट ईयर के सर्वे के मुताबिक कश्मीर की पॉपुलेशन तकरीबन कोई 1 करोड़ 30 लाख तक के तकरीबन थी। तो इतना कोई पॉपुलेशन का फर्क नहीं आ रहा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं है, उसकी वजह यह है कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस चीज को देखते हुए इंडिया क्या चाहता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए, और फिर आगे जाके जो सारा प्लेबिसाइट है वो फिर हमारे हक में जाके फॉल करे। अच्छा, उसके बाद मोबिलिटी का बहुत इशू है जी। हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है जी वहां पर, बेचारे कश्मीरी लोग मूव नहीं कर पाते। उनको प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, प्रॉपर डेमोक्रेटिक हक नहीं मिलते। वो खुद जाकर अपनी अपने जो है वो हुकूक का जो है वो जिक्र नहीं कर सकते खुलेआम, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है उनके पास। तो ये सारी चीजें मेजर इशू जो है वो पैदा करती हैं। और एंटी इंडियन रिटोरिक भी जो है वो एक डेवलप हो रहा है, सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं लोगों के अंदर। पाकिस्तानियों के अंदर तो एक अलग बात है, लेकिन वहां के लोगों के अंदर जो एक भड़ास, जो एक गुस्सा, जो एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो पैदा हो रहे हैं, वो फिर एक दिन जाकर जो है वो फट पड़ेंगे। जिस तरह इमरान खान ने अपनी जो है वो स्पीच में इन 2019 जो है इस बात का जिक्र किया था। एंड देन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो साइलेंट है जी, क्योंकि इंडिया के साथ उनके लिंकेजेस हैं। अब मसला क्या है लिंकेजेस के हवाले से, कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो है वो टॉप 6 जो है या टॉप 5 में जो है फॉल करती है। तकरीबन कोई $5 ट्रिलियन में आ गई है जी इंडिया की इकोनॉमी। जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का बहुत कम है, पॉपुलेशन के हवाले से इंडिया की जो है इसको एज हासिल है। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी तो इंडिया खैर बन गई है। इस हवाले से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी खास करके अमेरिका इस पर खामोश है। और आजकल तो आप दूसरे पॉइंट्स भी काफी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई जिस तरह इंडिया जो है वो एक 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 जो है वो एलाय है अमेरिका का। और फिर इन द वॉर ऑफ चाइना एंड अमेरिका, साइनो यूएस वॉर में, ये जो सारी एक एक जो है वो कोल्ड वॉर किस्म की चीज चल रही है, उसमें पाकिस्तान चाइना का एलाय है, तो इंडिया जो है वो यूएस का एलाय है। तो इस वजह से भी यूएस इसमें बीच में नहीं पड़ता। और यूनाइटेड नेशन तो जाहिर सी बात है
इसीलिए फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सारी इसमें थोड़ी सी साइलेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और डेवलपमेंट जो है, ये सारी चीजें भी वहां पर बिल्कुल जो है वो सिरे से आपको नजर ही नहीं आती। हालांकि स्पेशल स्टेटस उन्होंने रिवोक इसलिए किया था, क्लेमिंग कि भाई हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पर बिजनेस होगा, ये सारी चीजें होगी, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसी चीज वहां पर कश्मीर में नजर नहीं आएगी। उसके बरक्स चीजें आपको नजर आएंगी। मीडिया के लोगों को मार दिया जाता है। वो कौन थे, वो जी खुरम परवेज थे जी, उनके साथ जुल्म किया गया। और प्रेस क्लब कश्मीर का, उसको बंद कर दिया गया 2021 में या गलबन 22 में। ये सारी चीजें जो है बताती हैं कि क्या मोदी मोदी जो गवर्नमेंट है, और क्या जो है ये सारी जो है वो रिटोरिक्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश किए जा रहे हैं वहां पर। वो एक एक जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक लैंड को जी। उसके बाद ये हमारे जो है मेजर इश्यूज हो गए जी। अब रिकमेंडेशंस थोड़ी सी आ जाते हैं इस पर बात पर कि एंड में आपने थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ता है जो है वो एग्जाम के हवाले से, ताकि एग्जामिनर थोड़ा आपके पॉइंट्स को ध्यान से देखे कि भाई इसके पास क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं, क्या पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स ये बता सकता है कश्मीर के डिस्प्यूट को हल करने के लिए। तो सबसे पहले यही होता है कि भाई यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस है तमाम, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि प्लेबिसाइट जो है वो करवाया जाए। विल ऑफ द पीपल, या जो है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, डिटर्मिनेंस जो है वो दी जाए लोगों को प्रॉपर तरीके से, उनको उनका इख्तियार दिया जाए कि भाई आप चूज करें आप किसके पास जाना चाहते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये चीज वहां पर बताई गई थी कि भाई आपका अगर पार्टीशन के टाइम पे बाउंड्री कमीशन जब बैठी थी तो प्रिंसली स्टेट को इसी जो है वो जो है वो जो उनका इख्तियार था दिया गया था कि भाई अगर रूलर आपका नॉन मुस्लिम है और पॉपुलेशन मुस्लिम है मेजोरिटी की, तो वो उस हिसाब से अपना चूज करें। और फिर जिस एरिया में पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है वो फिर उस हिसाब से अपना जो है वो चूज करें। सब्जेक्ट ज्योग्राफिकल सारी चीजें फिर आ जाती हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री प्रेजेंस की जो है वो उसकी रिडक्शन बहुत लाजमी है। ये आपका मुशर्रफ का 4 पॉइंट एजेंडा, उसमें भी ये चीज शामिल होती है। सीज फायर जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मेजर एक 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 आप कह लें रिकमेंडेशन है कि भाई जब सीज फायर होगा दोनों जो है वो बॉर्डर्स के अलोंग, तो एक आपकी ट्रेड बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी, लोगों को फ्री मूवमेंट मिलनी चाहिए। ये 4 पॉइंट एजेंडा का बहुत बड़ा हिस्सा था। और जो है वो बॉर्डर को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जितने लैंड दिए गए एक दूसरे को वो अपने पास होने चाहिए। ये मुशर्रफ का 4 पॉइंट एजेंडा था, ये भी बहुत एक पॉपुलर एजेंडा था इस हद तक कि भाई इसको इंडियन जो अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, वो भी ये यूज करती हैं कि भाई ये फार्मूला इख्तियार किया जाए। और फिर अगेन आर्टिकल 370 को भी इसमें जो है वो डाला जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए इस एरिया में। ये सारे मेजर रिकमेंडेशन है इस कश्मीर इशू के लिए। तो ये सारा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपके लिए एक किस्म का जो है वो लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, सारा मेजर जड़ कहाँ थी, सारा मसला कहाँ था। उसके बाद आपका आ जाता है कि भाई आप जो है आपका मेजर इश्यूज क्या हैं कश्मीर के हवाले से, एंड देन आपकी रिकमेंडेशंस आप किस तरह जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस में लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि आपका सेशन पाकिस्तान अफेयर का, उसमें हम क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे जो है वो इसका सेशन का ये भी एक पार्ट है कि जिसमें आज मैं आपको बता दूं कि भाई आपके साथ सारे टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे, सारी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इसमें आपके सारे रिफॉर्मर्स आ जाते हैं, मेजर इवेंट्स आ जाते हैं आपके, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट, आपका इवन 1905 जो आपका बंगाल का था, और फिर कायद आजम के 14 पॉइंट्स, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये सारी चीजें हम थॉरली डिस्कस करेंगे। जो जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, 14 पॉइंट्स अगर थॉरली देखें कि भाई उसमें फिर तो काफी चीजें आ जाती हैं कि भाई वो कायद आजम ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ दिए थे, जानबूझ के दिए थे ताकि आगे से अगेंस्ट में आ जाएं। तो खैर ये एक बहुत बहुत मुख्तलिफ नैरेटिव्स भी डेवलप्ड हैं और काफी किताबों में काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहकर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मेजर जो हमारा फोकस रहेगा जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर रहेगा, और फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, जिसमें ये सारे आपके आ जाते हैं, आपके जो है वो मेजर पैक्ट्स आ जाते हैं, या आपकी जो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके लिए
आपके इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत पॉजिटिव आपके लिए बहुत चीजें आती हैं, ट्रेड के लिए। और इवन अगेन आपकी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, ये तो खैर करंट अफेयर में चीज आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम ये देखेंगे भाई, पाकिस्तान और इंडिया के लिए कन्वर्जेंस जो है, एक किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि रिलेशंस में ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। और उसके बाद सारे आपके यूएस के साथ रिलेशन हो गए, और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन आ जाते हैं, और फिर इंटरनल चैलेंजेस आप कह लें या डोमेस्टिक चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे इस सेशन में जो है वो डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। एजुकेशन हमारी बहुत जो है वो कमजोर हो चुकी है, लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है, वुमेन लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, एनर्जी सेक्टर में काफी इश्यूज हैं, आपका जो है वो अ, सारा जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है, हमारी बिजली की जो है वो मेगावाट्स फॉल हो जाते हैं यूनिट, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसमें सोशल प्रॉब्लम्स हमारे आ जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी, आपकी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें हम जो है वो अपने सेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके ऐसे में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सोशल इश्यूज आपके, ये अगर कोई ऐसे आपका इस तरह का आ जाता है तो अगेन आपके लिए बहुत ये भी फायदेमंद चीजें, आपकी थीम्स भी इससे प्रिपेयर हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत एक जो है वो प्रिवेलिंग आपका मसला है। आज साइक्लोन बिपर जो है साहब, जो है आपके बिपर जो है साहब, बहुत एक यूनिक किस्म का नाम है जी, बंगाली नाम है ये बेसिकली। तो बिपर जो है साहब जो आपके गुजर गए, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस चीज़ों का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत एक किस्म का आपका हॉट इशू भी आ जाता है। इवन तो 23 में इसका कोई खास जिक्र नहीं था अटेम्प्ट में, पेपर जब आप उसका देखेंगे, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज आपका बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, ऐसे के हवाले से भी ये कभी भी और कहीं भी आपका आ सकता है। बाकी ये सारी चीजें हम वैसे ही देख लेते हैं कि भाई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं, ये वैसे हम एक्सप्लोर करेंगे जब हमारे रिलेशन में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें तालिबान का इशू थोड़ा सा देखेंगे, प्रॉक्सी वॉर्स देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन, आपका सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन जो है, 18th अमेंडमेंट जो है, इन सब चीजों को भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इस पर ज्यादा जो है वो बातचीत इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास एफपीएससी की आउटलाइन जो है गिवन वो मौजूद है। उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने कुछ दो चार एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के फिर वो उसमें लिख दिए हैं, ताकि थॉरली आपके लिए एक सेशन जो है वो बहुत फायदेमंद मौजूद हो। 3500 इसकी फी है जी। टाइमिंग्स इसकी 8:30 से 10 तक है। अगेन अवेलेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट्स के हिसाब से, अगर मेजोरिटी अगर 9 का है, 9:30 का है तो वो भी हो सकता है, उसमें इशू नहीं है। 4 to 5 लेक्चर्स आपके पर वीक होंगे, मंडे टू फ्राइडे। टोटल 16 या 15 लेक्चर्स में मोस्टली पाकिस्तान अफेयर कवर अप हो जाता है, लेकिन एक दो लेक्चर जो है वो मैं हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा रखता हूँ, ताकि आपके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कोई पॉइंट या एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है या एक्स्ट्रा वर्कशॉप आ जाती है तो उसको शेयर किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी डोमेन बहुत वसी है, ये इस्लामिक स्टडीज जैसा नहीं है, इसीलिए फिर इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये डायनामिक वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इस्लामिक स्टडीज आपके मोस्टली स्टेटिक जो है स्टैटिक किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं। पाकिस्तान अफेयर में आपके थोड़े से करंट अफेयर वाला पार्ट भी आ जाता है, तो कभी कभार एक दो लेक्चर्स कम नीचे हो जाते हैं। तो बाकी जो आपने अगर चीज़ मालूम करनी है, कुछ भी अगर आपने लेना है इंफॉर्मेशन, तो आप इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर लीजिएगा। अब जो है आप कोई भी, आप अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो काइंडली अपने क्वेश्चंस पुट अप करें जी, और वरना फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं जी। और दूसरी चीज़ ये कि रजिस्ट्रेशंस जिन्होंने करवाई हैं उनके तो सेव्ड हो चुके हैं जी मेरे पास। बाकी जिन्होंने नहीं करवाई वो काइंडली टाइमली करवा दे, क्योंकि फिर ये सेशन की रेगुलर क्लासेस आपकी जो है वो 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। ईच क्वेश्चन की आइडियल लेंथ के हवाले से मैं एक चीज जिक्र कर दूं जी आपको, कि आजकल डायनामिक्स जो है सीएसएस के कंपेटिटिव एक एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है वो चेंज हो रहे हैं। तो जब एक वक्त था कि जो है वो कहा जाता था कि भाई 4 to 6 पेजेस आर इनफ, बट अब ये चीज इनफ नहीं है। यू हैव टू शो कास्ट मोर नॉलेज इन योर पेपर। जाहिर सी बात है रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए, तो 6 तो मिनिमम पेजेस आपके होने चाहिए जी, 6 या 7 पेजेस उसमें आपके होने चाहिए, और मैक्सिमम आप उतना लिखें जितना आप बाकी क्वेश्चंस के जो है वो
आप जो है वो टाइम ना जो है वो जाया करें। ठीक है जी, तो मिनिमम 6 to 7 पेजेस आपके मिनिमम थ्रेश होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी कोई क्वेश्चन जी? कश्मीर इशू आपको समझ आ गया जी? मसला है कश्मीर, ये जो मसला है कश्मीर कहा जाता है एक 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 रफ्तगी में कि भाई मसला है कश्मीर है ये कोई, या किसी भी एक मुश्किल बात पर कहा जाता है कि भाई ये मसला है कश्मीर नहीं है एक। तो ये चीज समझ आ गया जी आपको? जी, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें जी, वरना सेशन को एंड कर दें और अपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइमली आप करवा दें, ताकि फिर सेशन को हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन बाय इट्स कीवर्ड्स लाइक एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्कस। अच्छा, तो भाई जब आपको बात आ जाती है क्रिटिकली एनालाइज करने की, तो उसको फिर आपने एंड में एनालाइज करना है क्रिटिकली, एक हेडिंग देनी। पहले आप एक्सप्लेन कर देंगे जो आपका मिसाल के तौर पर आता है कि भाई कश्मीर इशू, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और आप उसको फिर जो है वो मेजर इश्यूज बताकर फिर उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। तो आप सारा बता देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसका बैकग्राउंड देंगे, फिर मेजर इश्यूज में आप सारे पॉइंटर्स लिखेंगे, एंड देन एंड में लास्ट में आप एक हेडिंग देंगे जी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कश्मीर इशू या मेजर इश्यूज प्रिवेलिंग इन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। उसमें फिर आप सारे, अगर आपके पास इतनी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप उसमें डिफरेंट पॉइंटर्स मेंशन करेंगे। जिस तरह के आप हेडिंग देकर, सब हेडिंग देकर, आप हर एक पॉइंट जो आपने पीछे इशू वाली मेंशन की है उसको आप हर एक हेडिंग के नीचे जो है वो एनालाइज करेंगे क्रिटिकली। या फिर आप एक सिंपल जो है वो पैराग्राफ लिखकर सारे ही कश्मीर इशू को एनालाइज करेंगे। ये अगेन आपकी उस पर जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है। एक्सप्लेन की बात आ जाती है या डिस्कस की बात आ जाती है, तो आपने सिंपली उसको एक्सप्लेन करना है, खोल कर बताना है, एंड देन डिस्कस में आपने वो सारी पॉइंट्स डिस्कस करनी है कि भाई इंट्रोडक्शन, उसके बाद इश्यूज एंड देन रिकमेंडेशंस। क्योंकि डिस्कस में आपने कश्मीर इशू को डिस्कस करना होता है हर डोमेन के हवाले से। मिसाल के तौर पर कश्मीर इशू, एंड देन एक्सप्लेन की बात आती है, तो आपकी जो है वो सिंपली आपने एक्सप्लेन करना होता है व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है जी। जी आलम, आपका क्वेश्चन है जी, सिलेबस और जस्ट की एरियाज पे फोकस। दूसरी बात सर, उसमें मार्क्स उसमें क्यों कम आ रहे हैं? अच्छा, आप इस दफा के हवाले से शायद पूछ रहे होंगे कि इस दफा क्यों कम आए पाकिस्तान अफेयर में। आई गेस आप यही पूछ रहे हैं। खैर, तो फर्स्ट वाले का मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपकी तैयारी ये है कि भाई आपने 3 महीने में या 2 महीने में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पास पेपर ओरिएंटेड रहकर फिर जाहिर सी बात है वो आप मेजर एरियाज को ही फोकस कर पाएंगे। 10 साल के पास पेपर से आपने तैयारी कर ली तो फिर आपके मेजर एरियाज ही तैयार हो पाएंगी। अगर आप प्रोवाइडेड के कोई आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अटेम्प्ट को, और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बस एक्सपीरियंस करना है और देना है, तो उससे फिर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं कोई खास जो है वो परफॉर्म कर पाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने फुल फ्लैज अपना अटेम्प्ट जाया नहीं करना, तैयारी करनी है, तो आपने सारा जो एफपीएससी की प्रोवाइडेड आउटलाइन है उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि कभी भी एफपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है जी, इस बात को आप गौर कीजिए। और दूसरी बात ये कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें मार्क्स इस दफा क्यों कम आए हैं 22 वाले में जो डीएमसीज आई थी। तो बस ये एफपीएससी का जो क्राइटेरिया है, इट इज हाईली क्वेश्चनेबल कि भाई वो उनका जब दिल चाहे जिस सब्जेक्ट को जो है वो उसके जो है वो मार्क्स कट कर देते हैं। और ये एक बहुत बुरी बात है, ये होना नहीं चाहिए। जी, लेंथ ऑफ हेडिंग। जी जी मारुफ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। मैं इनका जो है वो क्वेश्चन एक दफा जो है वो एड्रेस कर दूं। ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर आयशा इज आस्किंग के व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हेडिंग ऑफ। आप उसमें लेंथ जो है, जाहिर सी बात है वो क्रिटिकल एनालिसिस की है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो टॉपिक कितना बड़ा है, और उस हवाले से फिर आप एटलीस्ट आपने जो है उसको फिर 5 सेंटेंसेस की जो है वो आपने उसको जो है वो स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें प्रॉपरली आपने 4 to 5 सेंटेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि आपकी जो है वो 2 या 3 लाइंस पर सेंटेंस आ जाती है। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाती हैं, तो हर सेंटेंस आप 2 लाइन में जो एक्सप्लेन कर पाएंगी।
जो कि आइडियली होना चाहिए, वरना फिर 3 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करें तो 4 to 5 sentences आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन क्रिटिकल एनालिसिस हेडिंग। जी आई एम अनम्यूटिंग यू मारूफ, अपना क्वेश्चन कीजिएगा या अपना चैट में लिखिए। जी जब तक आप क्वेश्चन करें जी, मैं हारून का क्वेश्चन देख लूँ। देखिए जी, बुक्स के हवाले से मैं आपको काफी ऐसे एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट्स दिखाऊं जिन बेचारों ने कोई एक बुक भी नहीं पढ़ी थी, आर्टिकल्स अच्छे खासे पढ़े लेकिन एक्सप्रेशन उनका अच्छा, तैयारी उनकी अच्छी, हर टॉपिक को जो है उन्होंने अच्छे तरीके से देखा जी। एक सेकंड मारूफ, मैं आपको जो है वो अनम्यूट करता हूँ जी। अब देख लीजिएगा, आप जो है वो अनम्यूट कीजिए, अब शायद हो जाएगा। अच्छा, तो ये है कि उन्होंने फिर आर्टिकल्स के जो है वो जोर पर ही अपने अच्छे मार्क्स 60+ 70+ मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन यही अगेन वही बात है कि एक तो आपकी लक कितनी है जी, इस पर जाहिर सी बात है जो है वो रिलाय करता है आपकी मार्किंग। और दूसरी मेजर चीज क्या होती है कि आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कश्मीर के हवाले से पूछा गया है, तो आप क्या रेलेवेंट रहते हैं उसमें? क्या आप वो सारे आर्टिकल्स के रेफरेंसेस दे रहे हैं जो दी हिंदू, द इंडिया टाइम्स या दी पाकिस्तान के ट्रिब्यून इनसे आ रहे हैं, या फिर क्रिस्टोफर लैनपूल की किताब से आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते वक्त आप शेयर कर रहे हो? तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है जब आपको पता होंगी तो एक सोने पे सुहागा वाली चीज तो आ जाती है जी। बस मेजर क्या है कि आप अगर रेलिवेंट है और आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, क्रिटिकल एनालिसिस अगेन आपका अच्छा है, या पॉलिटिकल एनालिसिस आपका इस हवाले से अगर अच्छा बन जाता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आई एम जो है वो टॉकिंग, तो उस हिसाब से फिर आपके मार्क्स जाहिर सी बातें अच्छे होंगे। लेकिन ये थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपने 10 किताबें पढ़ी हो तभी आपके 70+ आएंगे। आई न्यू अ स्टूडेंट जी, मेरा एक बेचारा बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसको उसकी नॉलेज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन कोई 10-15 किताबें तो उस बेचारे ने वैसे ही पढ़ी हैं। और बहुत अच्छा खासा था बेचारे के 22 के अटेम्प्ट में ही कुड सिक्योर ओनली 9 मार्क्स। हालांकि उस ही वॉज शेयरिंग के सर मेरे फिंगर टिप्स पे 14 या 15 तो मुझे एमसीक्यूज याद है मेरे ठीक थे। लेकिन अगेन सबकी एक बस एक लक वाली बात भी है, और एफपीएससी के जो है वो उसमें भी होता है। जी मारूफ, अनम्यूट आपका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं जो है यहीं पर आपने क्वेश्चन लिखा है जी कि क्रिटिकल एनालाइज करने। अच्छा, क्रिटिकल एनालाइज कैसे करना है, सजेशंस थे। क्रिटिकल एनालिसिस आपको अगेन मैंने वही बात शुरुआत में शेयर की कि अगर एग्जामिनर का मेजर फोकस ये है कि ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, मिसाल के तौर पर कश्मीर इशू के हवाले से, तो उस पर वो आपसे कोई खास एनालिसिस जो है वो नहीं मांगेगा। वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भाई इस पे सजेशंस दे या इसका मेजर इशू जो है वो शेयर करें। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आप एक चीज माइंड में बैठा के रखें कि आपको एक एक जो है ना थॉरो स्टडी होना जरूरी है। क्योंकि एक स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से आपको अच्छी खासी स्टडी होगी, तब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे कि भाई इसके ये पॉइंट्स ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पर एक पॉइंट आप जिससे एग्री करते हैं तो उसमें फिर आप बताएंगे कि भाई ये पॉइंट ज्यादा बेहतर होता अगर इसमें ये चीजें ऐड हो जाती, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी आपकी स्टडी की जरूरत है जी। जी